नमस्ते मित्रों, आप सबका काव्यांजलि ओपन माइक में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हार्दिक स्वागत है। हम अनेकों संस्थाएं मिलकर वैश्विक हिंदी परिवार के साथ हम आज कार्य कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है सिडनी की इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की हिंदी समाज और मेलबर्न की साहित्य संध्या के साथ मिलकर हमारी ऑस्ट्रेलिया की लगभग सभी सक्रिय संस्थाएं इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और हमारे साथ आज अध्यक्ष के रूप में जुड़े हैं पद्मेश जी। पद्मेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ भारत से जुड़े हैं हमारे मुख्य अतिथि नरेश शांडिल्य जी। नरेश शांडिल्य जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। मैं इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के परिचय मैं बाद में देती चलूंगी, लेकिन मैं अपनी युवा पीढ़ी जो आपसे जुड़ रही है आज और जिनको आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, हिंदी सेवी हैं और आपने जो कार्य किया है अपने अपने क्षेत्रों में वो उल्लेखनीय है। और आप पद्मेश जी अपने देश में, अपने शहर लंदन में बहुत सी प्रतियोगिताएं कराते रहे हैं, बहुत से कार्यक्रमों का हिस्सा बने हैं और लगभग हिंदी के सभी प्रवासी जो सम्मान है आपको प्राप्त है। मैं आपका विस्तार से परिचय बाद में दूंगी। और हमारे साथ नरेश शांडिल्य जी जुड़े हैं। नरेश जी, आप भी एक प्रसिद्ध दोहाकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, लेखक हैं और आपको सुनना अपने आप में एक अद्भुत आनंद है। और जो आपको पता है कि कविताओं का, दोहों का क्या मीटर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो आज के कवि हैं, साहित्यकार हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो आपकी उपस्थिति से भी लाभान्वित होंगे। तो मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने माइक को म्यूट पे कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अपना, क्योंकि क्या होता है कि उससे आपकी आवाज से हमारे कवि सम्मेलन में बाधा पड़ती है। तो आप सबसे करबद्ध निवेदन है, आप अपने माइक को म्यूट कर लें ताकि हमारे कवि सम्मेलन को सुचारू रूप से ओपन माइक को हम चला सकें। तो जैसा मैंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी, बस 4 पंक्तियों ने सौंपती हूँ और कार्यक्रम को मृणाल शर्मा, जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छे उभरते हुए लेखक और कवि हैं। इनके पिताजी भी बहुत वेल नोन लेखक हैं भारत में। उनको मैं आगे के कार्यक्रम संचालन के लिए माइक्रोफोन दूंगी। तो 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने पिताजी से सुना करती थी और वो मेरे पापा कहते थे और मैं आप लोगों के लिए कह रही हूँ। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि बाधाएं प्रतिकूल न हो। तो पुनः बहुत बहुत स्वागत। और आपके पास है माइक अब, मृणाल। धन्यवाद रेखा जी। और लंदन से आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री पद्मेश गुप्ता जी का स्वागत है एवं प्रसिद्ध कवि दोहाकार श्री नरेश शांडिल्य जी का भी स्वागत है, जो कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। हम युवा कवियों को अवसर प्रदान करने के लिए वैश्विक हिंदी परिवार, इलासा परिवार, साहित्य संध्या एवं हिंदी समाज को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माँ सरस्वती की कृपा एवं आप सबकी प्रेरणा से हम आज का युवा कवि सम्मेलन प्रारंभ करते हैं। तो ये ऐसे तो युवा कवि सम्मेलन है, पर युवा की कोई परिभाषा नहीं। युवा की सिर्फ जो है वो आयु जो है शुरुआती आयु बताई जाती है, 18 से ऊपर। किससे नीचे युवा है ये नहीं बताया। तो मैं 4-5 पंक्तियों से युवा का परिचय आपसे कराता हूं और उसके बाद अपने कवियों को सीधे मंच पर आमंत्रित करूंगा। शीश रहा हो उन्नत जिसका रण में,
शीश रहा हो जिसका उन्नत रण में, ऊर्जा हो जिसकी धूलि के कण कण में, जो भूत भविष्य का अटल सेतु बन पाएगा, जो मार्ग पीढ़ियों का प्रशस्त कर पाएगा, वह चेतन मन प्रहरी ही युवा कहलाएगा, वह चेतन मन प्रहरी ही युवा कहलाएगा। तो इसका तो उम्र से ऐसे कोई लेना देना है नहीं। जिसने भी पीढ़ियों का मार्ग प्रदर्शित किया हो, प्रकाश दिया हो, जिस ऊर्जावान हो, वे सब युवा हैं। इसी के साथ मैं अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं और अपनी पहली कवित्री सिडनी से हमारी पहली युवा कवित्री नुपुर शर्मा जी को सीधे माइक देता हूं और आमंत्रित करता हूं, वे कृपया आएं और अपनी कविता हम सबको सुनाएं। नुपुर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मृणाल जी, मैं सभी को अभिनंदन करती हूँ। और सच में अभी तो मैं इसमें हिंदी साहित्य में युवा ही कहलाऊंगी, हालांकि कहते हैं कि युवा की कोई उम्र नहीं है, बट हाँ, अभी मैं एक बालक ही हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि बहुत देर में शुरू किया है ये सब और कभी कभी लिखती हूँ। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। अभी भी दिल हमेशा धड़कता जाता है जब तिरंगा कहीं गगन पे फरफराता है। अभी भी दिल हमेशा धड़क सा जाता है जब तिरंगा कहीं गगन पे फरफराता है। दिल में अजीब सी हलचल हो जाती है कोई जब राष्ट्रगान की धुन सुनाता है। दिल में अजीब सी हलचल हो जाती है कोई जब राष्ट्रगान की धुन गुनगुनाता है। जब देश मेरा कोई त्योहार मनाता है, तन भले ही यहाँ पर हो पर मन वहीं चला जाता है। तन भले ही यहाँ पर हो पर मन वहीं चला जाता है। निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है, वतन की याद में हमेशा दिल कसमसाता है। निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है, वतन की याद में दिल हमेशा कसमसाता है। धड़कता है वतन मेरा हमेशा मेरी सांसों में, धड़कता है वतन मेरा हमेशा मेरी सांसों में, है आंसू पलकों पे मेरा ऐसा ही नाता है। अभी भी दिल हमेशा धड़क सा जाता है जब तिरंगा कहीं गगन पे फरफराता है। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अगस्त पास आ रहा है और अभी से राष्ट्रभक्ति की भावनाएं ओतप्रोत करने लगी हैं। बहुत ही अच्छे भाव आपके नुपुर जी, और आपने काफी अच्छे तरीके से यहाँ रहने वाले लोगों के मन की बात बिल्कुल पढ़ दी अपने शब्दों में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप सबकी आज्ञा हो तो मैं अपने अगले कवि सुयश शरद कौशिक को आमंत्रित करता हूँ। सुयश मेलबर्न से हैं और साहित्य संध्या जो संस्था है उससे जुड़े हुए हैं। 2017 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है और साथ ही इन्होंने कई गीतों का भी सृजन किया है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सुयश जी, आप अपने गुलदस्ते में से क्या लेके आए हैं हमें बताइए। स्वागत है आपका। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रेखा मैम और मृणाल जी, आपका सभी का। आशा करता हूँ आप मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे। शुरू करता हूँ मैं। गीत है ये जग सारा सोने का। लहरों पे नौका सवार भगवन थामो रे पतवार, गाओ मेरे संग मलहार हो। लहरों पे नौका सवार भगवन थामो रे पतवार, गाओ मेरे संग मलहार हो। चुन चुन करती कोयल देखो बोल रही है, देखो बोल रही है। ओस की बूंदे बैठ कली पे झूल रही है, हाँ जी झूल रही है। चुन चुन करती कोयल देखो बोल रही है, देखो बोल रही है। ओस की बूंदे बैठ कली पे झूल रही है,
हाँ जी झूल रही है, इन्हें ले चलूं पल्ली पार, इन्हें ले चलूं पल्ली पार, ये जग सारा सोने का, ये जग सारा सोने का, बिगड़ा ये जहान भी, मैली हुई शान भी, मैं कैसे रहूं यहाँ यार, ये जग सारा सोने का, ये जग सारा सोने का। ममता प्यार का देखो कोई मोल नहीं है, हाँ जी मोल नहीं है, पत्थर है इंसान ऐसा झोल यही है, हाँ जी झोल यही है। ममता प्यार का देखो कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है, पत्थर है इंसान ऐसा झोल यही है, ऐसा झोल यही है। रिश्तों का हुआ बुरा हाल, रिश्तों का हुआ बुरा हाल, ये जग सारा सोने का, ये जग सारा सोने का। भूला अल्लाह राम भी, 2 गज का अभिमान सही, यहाँ मन न लागे यार, ये जग सारा सोने का। यारी यारी बस मदिरा पे आट की है, देखो आट की है, ना मुश्किल में यार देखो क्या घड़ी है, हाय क्या घड़ी है। यारी यारी बस मदिरा पे आट की है, देखो आट की है, ना मुश्किल में यार देखो क्या घड़ी है, हाय क्या घड़ी है। तू तेरा मैं मेरा, ये जग सारा सोने का, ये जग सारा सोने का। लहरों पे नौका सवार भगवन, थामो रे पतवार गाओ, मेरे संग मल्हार हो। एक छोटा सा गीत आप लोगों के लिए। बहुत सुंदर। रेखा जी मेरा निवेदन है कि आप लोगों को म्यूट करती रहें या मुझे को-होस्ट बना दें, मैं म्यूट करता रहूंगा। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे कर देती हूँ, मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ। बीच में लोग पता नहीं कैसे बात करने लगते हैं, म्यूट पे रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे को ये भी तो सीखना पड़ता होता है कि कैसे बनाना है। मैं सबको म्यूट कर रही, सबको म्यूट कर देती हूँ, तो जो बोलेगा वो अनम्यूट कर लेगा अपने आप। हाँ सुयश, अनम्यूट कर लो अपने आप को। जी मैम, मैं जल्दी से एक और पढ़ देता हूँ अगर आपकी अनुमति हो सबकी। पद्मेश जी से लीजिए। अनुमति है? यहाँ स्वागत है सुयश, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। मैं मधुसूदन सुनाऊंगा, ये बहुत छोटा सा कविता है। मधुसूदन मेरे ईस्ट बांके बिहारी हैं, तो एक मधुसूदन मैंने उनके लिए लिखा था कि मधुसूदन हरिद्वार अनोखा, भक्ति पग पग बरसे रे, सूरदास नित गाए कबीरा, मीरा आवन तरसी रे, यमुना तट नित नीर बहाए, कदम की छैया झुलसत रे, गोपी प्रेम निस्वार्थ की गाथा गाथा, ब्रज रज में आए जन्मी रे, निताही गौर हरि संकीर्तन, नाम देव अहो भक्ति रे, कण कण में भक्ति रस बोते, तुका राम मन मौजी रे, हरि दास गुरु प्रेम सहारे, हरे कृष्ण नित बोली रे, श्री चैतन्य भक्ति की धारा, विठ्ठल विठ्ठल बजती रे, चोखा मेला छूत की छाया, प्रभु दर्शन तब दीनी रे, भक्त प्रहलाद आहुति दीनी, विफल हो गई अग्नि रे, अर्जुन की हाँ की सवारी, भगवत गीता रच दी रे, प्रेम भाव का मोल दिया, नरसी की विपदा हर ली रे, प्रेम अनूठा भक्ति सोहे, राग अनूप सुनाता हूँ, 2 गज है बिसात मेरी, दासों का दास कहता हूँ। ये बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपका ये, इसमें कोशिश ये की गई थी इस कविता में कि जितने भी भक्त रहे हैं उन सबको इस कविता में डाला जाए या रखा जाए। जी बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुंदर पढ़ा मौका दिया। बहुत सफल प्रयास है, बहुत खूबसूरत रचना बहुत ही अच्छा सुरेश जी आपने। और एक तो पहली तो बहुत ही सुरीली प्रस्तुति,
और जग की सच्चाई से अच्छे से वाकिफ कराया, और उसके बाद आपने भक्ति की पूरा का पूरा एक कृष्ण भक्ति का इंडेक्स आपने दे दिया, एक सूची दे दी। तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। एक खास टिप्पणी सुरेश जी के बारे में, मतलब आपको आवाज तो बहुत प्यारी है, लेखन बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरह से एक मुस्कान के साथ आपने ये प्रस्तुत किया है ना, वो बड़ा प्यारा लगा, एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि दांत निकलवा के आए हैं ना, तो मुस्कुराना तो पड़ेगा। एनीवे, हम अगले अपने कवि को बुलाते हैं। जी, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच सौंपता हूं सिडनी से विवेक आसरी जी को। ये NRI अफेयर्स वेबसाइट के संपादक हैं। इनका जन्म हरियाणा के कैथल में हुआ। दिल्ली से इन्होंने पत्रकारिता पढ़ने के बाद करीब 2 दशकों से अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता में ये सक्रिय रहे, और वर्तमान में इनका निवास सिडनी में है। उनकी नाटक एवं एक कहानी के रूप में किताब इसी साल प्रकाशित हुई है। उनके एक नाटक कोर्ट मार्शल नहीं को मोहन राकेश सम्मान प्राप्त हुआ है। उनकी कविताएं और कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। मैं मंच सौंपता हूं विवेक जी, आपको स्वागत है आपका। आइए और अपनी रचना सुनाइए। बहुत शुक्रिया मृणाल आपका और आयोजकों का, जिन्होंने मौका दिया, और खासकर युवा कहकर मौका दिया, क्योंकि 35 पार होने के बाद मेरी माँ और पापा को छोड़कर सबने युवा कहना बंद कर दिया था। तो आप लोगों ने युवा कहकर मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पद्मेश जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ होने के लिए, और आप अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि दोनों की इजाजत हो तो 2-3 छोटी छोटी कविताएं पेश करना चाहता हूँ। मैं क्योंकि छंद या लय में नहीं लिखता हूँ, छंद मुक्त कविताएं लिखता हूं, तो उम्मीद है आप लोगों तक पहुंच पाएगी बात। हाल ही में हमने बहुत सारी मृत्यु की खबरें सुनी, जगह जगह से हम लोग सुनते रहे, और मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है जिसने कोई ना कोई अपना खोया ना हो पिछले कुछ महीनों में। तो उस दौरान उस सबसे गुजरते हुए ये कविता आई थी, जिसका शीर्षक है चल दिए मियां। तो मौत जैसे बदले ले रही है हमसे, मौत जैसे बदले ले रही है हमसे जीने के और जिए जाने के, और उसे हराने के किस्से बढ़ा चढ़ाकर सुनाने के। मौत जैसे बदले ले रही है हमसे जीने के और जिए जाने के, और उसे हराने के किस्से बढ़ा चढ़ाकर सुनाने के। हर एक के मरने की हर एक खबर के बाद, हर एक के मरने की हर एक खबर के बाद, हर एक के भीतर विचरती है थोड़ी सी मौत। उतरती है जिंदगी के परों पर जमा हौसला, उतरती है पंजों के बीच फंसकर दिखाती है ताव, कुदरती है कंधों के झुकाव ये सिद्ध करती है। जब भी कोई मरता है वहां दूर पराए शहर के कब्रिस्तान में रोता हूं मैं। जब भी कोई मरता है वहां दूर पराए शहर के कब्रिस्तान में रोता हूं मैं। जब भी कोई गुजरता है यहाँ अपने घर के दरवाजे पर टकटकी लगाए सोता हूं मैं। आप भी चल दिए मियां, आप भी चल दिए मियां, अच्छा किया जो मिलकर नहीं गए। मैं देहरियों पर छोड़ देता हूं ये संदेश, और अंदर वाले कमरे की दीवार को इशारा करके बताता हूं कि किसी से कहना मत, मैं यहाँ खुले में छिपा बैठा हूं, मैं यहाँ खुले में छिपा बैठा हूं। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण कविता, और आज का समय सच में ऐसा ही है, हर किसी को विचलित कर देता है, और सबको किसी न किसी को आने जाने की जो सिलसिला चला रहा है अभी तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आपने जो सच्चाई एक निकाली है, मन से निकलती है सच्चाई समाज के प्रति, आप चाहे किसी को जानते हो या नहीं जानते हो, जब आप किसी की अंतिम यात्रा देखते हैं तो दुख होता ही है। बहुत ही सुंदर विवेक जी। विवेक आप और सुना रहे थे जी। एक छोटी सी कविता और है कि चौपाया, इसका शीर्षक है चौपाया। तो इंसान जब पहली बार चौपाए से दोपाया हुआ, हम सब जानते हैं कि पहले जो हमारे आदि मानव थे वो भी चारों हाथ और पांव दोनों पर चला करते थे। तो ये वहां की बात है जब हमने खड़ा होना सीखा।
कि इंसान जब पहली बार चौपाए से दोपाया हुआ तो उसने पाया कि उसके बाजू बेकार हो गए थे। इंसान जब पहली बार चौपाए से दोपाया हुआ तो उसने पाया कि उसके बाजू बेकार हो गए थे, हाथों का कोई इस्तेमाल नहीं रह गया था। तब उसने लड़ना इजाद किया। उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर, हथेलियों को हथेलियों से चिपकाकर पूरी ताकत से जब अपने ही जैसे दूसरे दोपाए को धकियाया, अपने पांव पे खड़ा होने का मजा तब आया। क्रमिक विकास की ये सबसे आनंददायक सीख थी। उसके बाद की सारी कहानी बस धकियाने की है। आग से पहिए तक के सारे आविष्कार और पत्थरों से बने सारे औजार दरअसल हथियार थे। सबसे बड़ा नरसंहार सबसे बड़ा युद्ध कहलाया, और सबसे बड़ा कातिल सबसे बड़ा बादशाह। सबसे बड़ा नरसंहार सबसे बड़ा युद्ध कहलाया, और सबसे बड़ा कातिल सबसे बड़ा बादशाह मोहब्बत करने वाले पागल कहलाए और जवानी में ही मर गए। मोहब्बत करने वाले पागल कहलाए और जवानी में ही मर गए। कातिल बुढ़ापे में भी बहुत मुश्किल से मरे, चित्र बनाते हुए या महलों के ख्वाब सजाते हुए। हमने सिर्फ कत्ल करना सीखा है इतिहास से। हमने सिर्फ कत्ल करना सीखा है इतिहास से, और भविष्य से भी। हम साथ लाशें ढोकर लाए हैं और यही देकर जाएंगे अपने बचे हुए बच्चों को। वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर वीर जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, और मैं आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखता हूँ। और हमारे अगले युवा कवि हैं सिडनी से अभिषेक टोंगिया जी, जो भारत में राजस्थान से हैं। पेशे से अभिषेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हिंदी उर्दू साहित्य पठन एवं लेखन में रुचि रखते हैं। इलासा संस्था से ये कुछ सालों से जुड़े हुए हैं और कई कार्यक्रमों में ये अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर चुके हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अभिषेक जी, स्वागत है आपका। आइए और अपनी रचना पढ़िए। अभिषेक जी, आप शायद म्यूट पे हैं। हाँ, सॉरी। स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया मृणाल जी और रेखा जी इस काव्य गोष्ठी में मौका देने के लिए, अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए। मैं नरेश शांडिले जी और पद्मेश जी से एक इजाज़त चाहता हूं कि मेरी रचना के दौरान क्या मैं अपने साथी कवियों को अनम्यूट करने की परमिशन मांग सकता हूं? क्योंकि जो मैं कविता बोलने जा रहा हूं या जो काव्य पाठ में करने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि उनका हौसला मुझे मिलता रहे। अगर वो साथ देंगे तो पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। पद्मेश जी बताएं। ये हम लोग प्रयास कर सकते हैं, अगर उनके बैकग्राउंड में ज्यादा नॉइज नहीं है तो शायद अनम्यूट हो जाए, अच्छा लगेगा। हो गए प्रभु। ठीक है। तो अब मुतमईन हो गया हूं मैं तेरे जाने के बाद। अब मुतमईन हो गया हूं मैं तेरे जाने के बाद, कि रंजिशें खत्म हुई दिलों और दिमाग में तेरे जाने के बाद। क्या बात है। कि रंजिशें खत्म हुई दिलों दिमाग में तेरे जाने के बाद। अब अपने ही आहटों से मुतासिर हूं मैं। अब अपनी ही आहटों से मुतासिर हूं मैं। इतनी खामोशियां हैं जहन में मेरे तेरे जाने के बाद। क्या बात है। धूप खिली है या शबनम पसी, धूप खिली है या शबनम पसरी, हमें क्या पता। धूप खिली है या शबनम पसरी, हमें क्या पता। छत पर अब जाता कौन है तेरे जाने के बाद। क्या बात है। छत पर जाता कौन है अब तेरे जाने के बाद। परिंदे भी रशक खाते हैं जो तू साथ थी वहां। परिंदे भी रशक खाते थे जो तू साथ थी वहां। अब दरख्तों पर गुफ्तगू गुमसुम सी है तेरे जाने के बाद। अब दरख्तों पर गुफ्तगू गुमसुम सी है तेरे जाने के बाद। बहुत खूब, बहुत खूब। डरा सहमा सा रहता था मैं कि तुझे कहीं खो न दूं। डरा सहमा सा रहता था मैं कि कहीं तुझे खो न दूं। ये कैसा मुकम्मल एतमाद दे दिया तूने तेरे जाने के बाद। ये कैसा मुकम्मल एतमाद दे दिया तूने तेरे जाने के बाद।
तू मगरूर थी या मजबूर थी, हमें इल्म नहीं। क्या बात, तू मगरूर थी या मजबूर थी, हमें इल्म नहीं, पर हम हुए मशहूर जरूर तेरे जाने के बाद। क्या बात है, क्या बात है। पर हम हुए मशहूर जरूर तेरे जाने के बाद। कितने रंग भरकर गई हो जिस्त में मेरी तुम, कितने रंग भरकर गई हो जिस्त में मेरी तुम। अरे देखो मेरी मांग, मेरी कलमे, मेरी दाढ़ी, चांदी की हो रही तेरे जाने के बाद। काली दिख रहे हमें तो। अरे देखो मेरी मांग, मेरी कलमे, दाढ़ी, हो रही चांदी की तेरे जाने के बाद। तुझे क्या लगा दिल लगाकर हार गया तुझसे, तुझे क्या लगा दिल लगाकर हार गया तुझसे। अरे तेरी सूरत, तेरी आंखें, तेरी पलकें मेरे साथ, और तो और मेरा दिल भी मेरा ही रहा। मेरी तो बेइंतहा फतेह हुई तेरे जाने के बाद। मेरी तो बेइंतहा फतेह हुई तेरे जाने के बाद। मुतमईन हो गया हूँ तेरे जाने के बाद, मुतमईन हो गया हूँ तेरे जाने के बाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जॉन आपके अंदर बस गए अभिषेक जी, जॉन ने पुनर्जन्म ले लिया आपके अंदर इस रचना के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम आगे चलते हैं। अभी हमारे साथ बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलिया के कुछ वरिष्ठ कवि जुड़ गए हैं। मैं पद्मेश जी को एक बार बताना चाह रही थी। सुभाष शर्मा जी हैं और हरिहर झा जी हैं, राय कुकना जी हैं, सब हम लोग आज जुड़े हैं आपका स्वागत करने के लिए। मृणाल। मृणाल आप म्यूट है। आज नहीं कुछ कहना मुझको सुनने आया हूँ, आज नहीं कुछ कहना मुझको सुनने आया हूँ। करघे से जो उतर गए घर बुनने आया हूँ। खोलो बस्ते किस्सों के, किताबों की, कविताओं की पोथी लाओ। हर पन्नों के शब्द सोख कुछ गुनने आया हूँ। आज नहीं कुछ कहना मुझको सुनने आया हूँ। और जब सुनने की बात होती है तो मैं अभी माइक देना चाहता हूँ रेखा जी को। कृपया आप अध्यक्ष महोदय को आप आमंत्रित करिए, स्वागत करिए, हम उनसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। रेखा जी, आप उनका परिचय। तो हम थोड़ा सा परंपरा से अलग हटकर चलते हैं। हम पहले भी सुन लेते हैं और बाद में भी सुन लेते हैं। तो मैं पद्मेश जी को बुलाने के पहले उनका थोड़ा सा परिचय सबको देना चाहूंगी, ताकि हमारे जो, हम तो युवा ही कहते हैं विवेक, अभी आप सब हमारे सामने युवा हैं, तो ताकि उन सबको आपके ब्लेसिंग्स मिले। तो पद्मेश जी यूके हिंदी समिति के निर्देशक हैं, ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज में हैं, अंतरराष्ट्रीय संयोजक हैं वैश्विक हिंदी परिवार के, और संस्थापक और पूर्व संपादक हैं पूर्वाइट पत्रिका और प्रवासी टुडे के। वातायन के संस्थापक सदस्य हैं। वातायन के संयोजन में भी बराबर उनका सहयोग रहता है और साप्ताहिक गोष्ठी उनके माध्यम से होती हैं। 1990 में पद्मेश जी ने लंदन में यूके हिंदी समिति की स्थापना की और 5 वर्षों तक हिंदी पत्र का संपादन और प्रकाशन किया। 1993 से 2013 तक लंदन में होने वाले अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलनों का आयोजन भी किया। अब तक ब्रिटेन में विश्व और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए 4 सम्मेलनों में, लंदन में 20 अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में, और 1999 में यूके में हुए 6ठे विश्व हिंदी सम्मेलन में, और सैकड़ों साहित्यिक गोष्ठियों के संयोजक और संचालक रहे हैं। और पद्मेश गुप्त जी विश्व में मॉस्को, पोलैंड, बुडापेस्ट एंड बुकारेस्ट के जैसे अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में व्याख्यान के अलावा 2010 में दिल्ली में हुए प्रवासी फिल्म महोत्सव के अंतरराष्ट्रीय संयोजन के का भी दायित्व उन्होंने निभाया है। उनको अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मानों से विभूषित किया गया है, जिसमें प्रमुख है ताज महोत्सव, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा विदेशों में हिंदी प्रचार, प्रवासी भारतीय दिवस,
अक्षरम दिल्ली और सन 2007 में न्यूयॉर्क में हुए 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी सम्मान, और 2017 में पद्मेश जी को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के कर कमलों द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण मोटोरी सत्यनारायण पुरस्कार प्रदान किया गया था। और पूर्वाई का भी उन्होंने बहुत सालों तक संपादन और प्रकाशन किया, और पद्मेश गुप्ता जी 2007 से ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज के निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। अब तक उनके 3 काव्य संग्रह आकृति, सागर का पंछी और प्रवासी पुत्र आ चुके हैं, और यूके के हिंदी कवियों का संग्रह दूर बाद में सोंधी मिट्टी प्रकाशित हो चुके हैं। तो इतने सारे उपलब्धियां आपने की हैं, पूरा जीवन हिंदी को समर्पित किया है। आपका स्वागत है और आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद रेखा जी, इतने सुंदर आयोजन में निमंत्रण देने के लिए और इतनी प्रतिभाओं से आज यहाँ मिलाने के लिए मैं रेखा राजवंशी जी और आपकी भारतीय कला एवं साहित्य संस्था के प्रति अपना हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और यह मृणाल शर्मा जी ने एक बड़ा सुंदर और सधा हुआ संचालन किया। मृणाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने बात ही शुरू से उम्र के पर छेड़ दी। तो मेरे पिताजी हमेशा ये कहते रहे कि साहित्यकार कभी बूढ़ा नहीं होता, जिस दिन वो बूढ़ा हो जाएगा उसका साहित्य सृजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक उसके अंदर नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं तब तक वो लिखता रहता है। और यही कारण है कि साहित्यकार सदैव युवा रहता है। और मुझे देखकर लगता है और सुनकर लगता है कि यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं जिन्हें युवा कहा जा रहा है, असल में उन्हें युवा इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि उम्र की वजह से, वो इसलिए कि वे उदयमान कवि हैं और नए नए प्रकाश में आए हैं जो पाठकों तक और प्रकाशकों तक और लेखकों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन आपकी जो साहित्य साधना है और जो कविताएं आज आपने यहाँ प्रस्तुत की हैं, वो किसी भी बहुत गंभीर और मंझे हुए कवियों से उसकी तुलना आराम से की जा सकती है, बल्कि कहीं ना कहीं उनसे बेहतर है। और इस बात को तो नरेश शांडिल्य जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे ज्यादा कौन परख सकता है, जो गजल और दोहा के विशेषज्ञ माने जाते हैं। और नरेश जी की तो कितनी कृतियां भारत के पार्लियामेंट में कोट की गई हैं अब तक ऐतिहासिक रूप में। नरेश जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, अपना समय निकालकर हम लोगों से यहाँ जुड़ रहे हैं। और आज जहाँ से शुरुआत की है नुपुर जी ने अपनी रचना की, तिरंगा देख कर उनके दिल में जो हलचल की भावना होती है, ये हर प्रवासी जब साहित्य की हम बात करते हैं और जहाँ से प्रवासी साहित्य आरंभ होता है, तो मुझे लगता है कि जब जो अगर मैं इसकी तुलना यूं करूं कि मैं जो सबसे पहली प्रवासी कविता मैं मानता हूं, वो वही थी जो भगवान राम ने लंका में कही थी। जब लंका जीतने के बाद लक्ष्मण ने कहा कि यह इतनी सुंदर और रोचक सोने की लंका छोड़कर कि अब हमारा वापस अयोध्या जाना उचित है, तब भगवान राम ने कहा था कि नेयम स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्य स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक सुंदर होती है। और मैं मानता हूँ यदि राम तो वनवासी थे लेकिन वो प्रवासी था, तो यदि राम अयोध्या से अपने घर से बाहर ना गए होते तो संभवतः ऐसे भाव उत्पन्न ना हुए होते। तो जो हम लोग जो भारत से बाहर आकर बसे हैं और इस प्रकार का साहित्य सृजन कर रहे हैं, वह इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वहाँ से बाहर हैं। और यही प्रवासी साहित्य, प्रवासी कविता और प्रवासी साहित्यकार की पहचान है। और वहीं से जैसे नुपुर जी की कविता की निकलती है, जहाँ वो राष्ट्रगान और तिरंगे को नमन करती हैं अपनी स्मृतियों में। और वहीं पर सुरेश जी ने जो आज यहाँ पर अपनी रचना की, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वर, सुर और लेखनी, ये तीनों का खूबसूरत समन्वय है उनकी लेखनी में और उनकी प्रस्तुति में भी। और जो संपूर्ण कवि के सारे गुण होते हैं और यथार्थ का उन्होंने बड़ा अत्यंत सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया। मुझे उनकी यह पंक्ति बहुत अच्छी लगी और बहुत सामयिक लगी कि
यारी यारी बस मदरा पे अटकी है। बहुत बहुत बधाई सुरेश जी आपको। और वहीं आज विवेक कुमार जी ने तो बहुत ही सुंदर मुक्त छंद की कविता प्रस्तुत की। कहीं से लग ही नहीं रहा था कि मुक्त छंद की है। उस कविता का अपना प्रवाह, मुक्त छंद की कविता में मानता हूँ कि उसका अपना प्रवाह होता है। उस पूरी प्रवाह में बहुत खरी उतरती हुई आपकी रचना है। रचना आपने यहाँ पर आज प्रस्तुत की और सच्चे साहित्यकार का दायित्व का भी निर्वाह किया, क्योंकि जो आज हमारे बीच घट रहा है और जो हो रहा है, यदि हम उसे नहीं प्रस्तुत करेंगे तो हम साहित्य को में योगदान कैसे दे सकेंगे। और मृत्यु के ऊपर जो आज हम लोगों ने झेला है पिछले 2-3-4 महीनों में, उस पे बहुत मार्मिक आपने कविता लिखी। और मौत को हराने का जो बढ़ा चढ़ा कर सुनाने के किस्से हैं, ये बड़ी सुंदर तरीके से आपने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जो हम देख भी रहे हैं। और यही मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि आज जब हम हिंदी भाषा के वैश्वीकरण की बात करते हैं तो शायद उसका मापदंड यह हो सकता है कि कितने देश हिंदी बोल रहे हैं, कितने लोग हिंदी बोल रहे हैं, संख्या के आधार पर। लेकिन जब हिंदी साहित्य के वैश्वीकरण की बात करते हैं तो मैं मानता हूं उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रवासी भारतीयों का है, क्योंकि वे अपने अलग परिवेश में, अलग देश में, अलग परिस्थितियों में अपनी अपना लेखन कर रहे हैं और जहाँ रह रहे हैं वहाँ के बारे में जो भाव है वो लिख रहे हैं। तो आज हिंदी साहित्य को बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, वो सारे भाव एहसास मिल रहे हैं जो अमेरिका में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में घटित हो रहे हैं। तो हिंदी साहित्य आज इस प्रकार से समृद्ध हो रहा है कि विश्व में जहां जहां जो हो रहा है वो हिंदी साहित्य पा रहा है। इस कारण सबसे बड़ा योगदान जो हिंदी साहित्य के वैश्वीकरण में है वो मैं प्रवासी साहित्यकारों का ही मानता हूं। और मैं मानता हूं कि इस हिंदी साहित्य के वैश्वीकरण का सच्चा स्वरूप हमें तब प्रस्तुत होगा जब से आज से 200-300 साल बाद किसी को यह जानना होगा कि ब्रेक्सिट के समय यूरोप पर क्या गुजरी थी, या कोरोना काल में ऑस्ट्रेलिया ने किस प्रकार से उनके लोगों ने उसको फेस किया था, उसका सामना किया था। और उससे कोई कहेगा यदि आपको यह जानना है तो आप हिंदी पढ़ें, और हिंदी साहित्य में ये बातें लिखी हुई हैं। और तो यह योगदान प्रवासी साहित्यकारों का बड़ा है। और आप सब लोग, मुझे ज्ञात नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी सुंदर प्रतिभाएं उपस्थित हैं। वहीं अभिषेक जी ने तेरे जाने के बाद प्रेम गीत का बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण किया। और मैं रेखा जी आपके प्रति बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 1990 से मैं इस देश में मैंने हिंदी का काम शुरू किया। मेरी उम्र सिर्फ 25 वर्ष की थी। यहाँ पर डॉक्टर के श्रीवास्तव जी हमारे बर्मिंघम से मैं देख रहा हूँ उपस्थित हैं। और इनके जैसे लोगों ने यदि मुझे प्रोत्साहित न किया होता तो शायद मैं आज यहाँ इस काबिल ना होता कि मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उपस्थित हो सकूँ। तो हम सब लोगों का दायित्व है कि हम अपने उभरते हुए उदयीमान और नए लिखने वाले लेखकों को मंच दें और इस प्रकार से विश्व से जोड़ें, जिससे कि हमारा एक जो वैश्विक हिंदी परिवार है, विश्व में फैले हुए लोग एक दूसरे को जान सकें और एक दूसरे को सुन सकें, क्योंकि हमें बहुत सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है और हमें प्रेरणा भी मिलती है। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया की हिंदी को और उसके भविष्य को जो मुझे यहाँ पर आज देख रहा है। मृणाल जी, आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत सुंदर संचालन के लिए धन्यवाद। पद्मेश जी, आपकी कविताएं सुनना चाहते थे तो अच्छा, मुझे लगा कि आपने मुझे अध्यक्षीय संबोधन के लिए कहा है। नहीं, वो भी कर लिया आपने, और या फिर थोड़ी देर बाद सुन लेंगे। जी, ये सिर्फ जलेबी थी, हमें रबड़ी भी चाहिए। नहीं, मैं तो अध्यक्षीय संबोधन का मुझे ज्ञात नहीं था कि मुझे काव्य पाठ करना है। नहीं तो मैं इसी समय हम थोड़ी देर में सुनते हैं आपको। जी ठीक। लेकिन बहुत बहुत अच्छी बातें बताई पद्मेश जी ने, और खास तौर पे जो प्रवासी साहित्यकारों के बारे में जो उन्होंने कहा, खास तौर पे, और वही बात अनिल जोशी जी भी एक बार कह रहे थे कि सत्य की सूक्ष्मताएं जो हैं वो प्रवासी भारतीय जिस दृष्टि से देख सकते हैं वो शायद ही कोई और देख सकता है, और उनकी अभिव्यक्ति भी उनकी शायद वो ज्यादा आजाद महसूस करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया पद्मेश जी। धन्यवाद। डॉक्टर राय कुपरा एडलेड में है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राय कुपरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद पद्मेश जी। मैं अपने सारे कवि मित्रों को जो इस मंच पर हैं, अपनी अपनी रचनाएं पढ़ने वाले हैं, मैं फिर से ये एक बात अवगत करा देना चाहता हूँ। अवगत थोड़ा भारी शब्द है, परंतु आप इन महानुभावों को, इन वरिष्ठ कवियों को
बड़े ध्यान से सुने, मैं भी सुन रहा हूँ, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि हमें इनके आशीर्वाद एक मंच पे मिलते हैं। ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज हम पद्मेश जी को सीधे सुन रहे हैं। पद्मेश जी को किसी दूसरे ग्रुप के जरिए हम कभी उनकी रचनाओं को सुनते रहते हैं, और आज हम उनसे सीधे मिल रहे हैं, सीधे रूबरू हो रहे हैं। पद्मेश जी, आपने अपना आशीर्वाद और अपने अच्छे वचन हमें दिए। मैं आपके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को अगले चरण में ले जाता हूँ। हमारी अगली कवित्री पर्थ से कविता अरोड़ा जी हैं। इनका जन्म मुंबई में हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। मलेशिया, सिंगापुर के बाद अब ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में है। आर्ट ऑफ लिविंग में शिक्षिका की भूमिका निभाती हुई लोगों को योग और ध्यान सिखाने में इनकी रुचि है। काव्य रचना और अलग तरह के पकवान बनाने के लिए यह अपनी व्यस्त अनुसूची से कभी भी वक्त निकाल लेती है। मैं इस मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ कविता जी, आप आइए और हमें अपनी रचना सुनाइए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी और रेखा जी, मुझे मौका देने के लिए। ये मेरा पहला कवि सम्मेलन है जो मैं अटेंड कर रही हूँ, और मुंबई में रहने के बावजूद मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी को अच्छे तरीके से यूज कर सकूं, क्योंकि इतने जगहों में रहने के बाद हिंदी काफी मिलावटी सी हो गई है। तो मैं पेश करती हूँ बहुत अच्छी कविता। जी, कोशिश करते जाइए। जी जी, स्वागत। ख्वाब कुछ अधूरे रह गए तो क्या, फिर भी मुस्कुरा जिंदगी। ख्वाब कुछ अधूरे रह गए तो क्या, फिर भी तू मुस्कुरा जिंदगी। कहानियां कुछ खत्म ना हुई, पन्ने कुछ पलटे ना गए। कहानियां कुछ खत्म ना हुई, पन्ने कुछ पलटे ना गए। फिर भी तू रख धीरज जिंदगी। फिर भी तू रख धीरज जिंदगी। ना कर मंजिलें पाने की, कश्ती को साहिल तक पहुंचाने की। ना कर जिद मंजिलें पाने की, कश्ती को साहिल तक पहुंचाने की। फिर भी तू न ठहर जिंदगी। फिर भी तू न ठहर जिंदगी। ख्वाब, कहानियां, मंजिलें सब यही रह जाएंगे। ख्वाब, कहानियां, मंजिलें सब यही रह जाएंगे। ये फसाने रेत में मिल जाएंगे। ये फसाने रेत में मिल जाएंगे। फिर क्यों बेवजह है बेचैन जिंदगी। फिर क्यों बेवजह है बेचैन जिंदगी। ख्वाब कुछ अधूरे रह गए तो क्या, फिर भी तू मुस्कुरा जिंदगी। वाह वाह। एक और पढ़ेंगे कविता छोटी सी? जी जी जरूर। ये योग और ध्यान के बारे में है ये वाली मेरी कविता, तो सुने। बरसों से जिसे ढूंढ रही थी, उसे यहीं अपने पास पाया। बरसों से जिसे ढूंढ रही थी, उसे यहीं अपने पास पाया। वो कभी खोया ही नहीं था जो मिल जाता, मैं सिर्फ उसे भूल गई थी। वो कभी खोया ही नहीं था जो मिल जाता, मैं सिर्फ उसे भूल गई थी। कुछ पन्ने पढ़ने से लगा मिल जाएगा। कुछ पन्ने पढ़ने से लगा मिल जाएगा। वो छुपा हुआ कमरा खुल जाएगा। कमरा कैसे खुलता, जिसकी चाबी ही मैं भूल गई थी। कमरा कैसे खुलता, जिसकी चाबी ही मैं भूल गई थी। ध्यान ने प्रकाश दिया, मौन ने रास्ता दिखाया। ध्यान ने प्रकाश दिया, मौन ने रास्ता दिखाया। नीति ध्यास की चाबी मिली, फिर जाकर उस भूली हुई वस्तु का अक्स नजर आया। फिर जाकर उस भूली हुई वस्तु का अक्स नजर आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया रेखा जी और कविता जी, बहुत ही बढ़िया आपकी प्रस्तुति। भारतीय दर्शन के एक प्रमुख स्तंभ को आपने अपनी दूसरी कविता में छुआ है, और काफी अच्छा संदेश। और इसके साथ ही मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और पुकारता हूँ सिडनी से भाई विराट नेहरू को। विराट ने अपना बचपन लखनऊ और इलाहाबाद जैसे शहरों में बिताया है, और वर्तमान में वे सिडनी में अपना बाकी समय बिता रहे हैं।
शायरी और कविता दोनों लिखने के शौकीन हैं। विराट भारतीय सिनेमा जगत पर भी लेख लिखते हैं। फिल्म फाइट क्लब नामक एक साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम का संचालन करते हैं और उसके साथ ही लिखते रहो एक पॉडकास्ट है जो विराट ही चलाते हैं। तो ये बहुमुखी प्रतिभा है हमारे बीच और मैं विराट भाई को अब सीधे मंच पर पुकारता हूँ। आओ विराट भाई, अपनी रचना सुनाएं। बहुत शुक्रिया मृणाल भाई और बहुत आभार रेखा जी मुझे आमंत्रित करने का। और मैं ज़्यादा तारुफ के लिए कुछ खींचूंगा नहीं, मैं बस नरेश जी और पद्मेश जी से आगे लेकर अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। तो आज एक गज़ल और एक छोटी सी कविता आप सबके सामने। पहले गज़ल के कुछ अशआर देख लीजिए कि यहाँ कब से ही एक मौसम रवां है, यहाँ कब से ही एक मौसम रवां है, खिज़ा थी खिज़ा है, खिज़ा थी खिज़ा है। यहाँ कब से ही एक मौसम रवां है, खिज़ा थी खिज़ा है, खिज़ा थी खिज़ा है। कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है, कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है, यहाँ की वहाँ है, वहाँ की यहाँ है। कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है, यहाँ की वहाँ है, वहाँ की यहाँ है। अजब सानिहा मुझ पे यकसर खुला है, अजब सानिहा मुझ पे यकसर खुला है। जो रहजन मेरा है वही पासबां है, जो रहजन मेरा है वही पासबां है। आसान शब्दों में चौकीदार ही चोर है। अजब सानिहा मुझ पे यकसर खुला है, जो रहजन मेरा है वही पासबां है। और देखिए कि कहाँ स्वर्ग परलोक फिरदौस जन्नत, कहाँ स्वर्ग परलोक फिरदौस जन्नत। सितारों के आगे तो खाली मक्का है, कहाँ स्वर्ग फिरदौस परलोक जन्नत। सितारों के आगे तो खाली मकां है। और यहाँ के सिवा एक जहां चाहते हो, यहाँ के सिवा एक जहां चाहते हो। है मक्तल यही और यही गुलसिता है मक्तल यही और यही गुलसिता है। और शेर आखिर है कि वो जुल्मत की कुव्वत से लड़ने को हाजिर, कुव्वत यानी ताकत, वो जुल्मत की कुव्वत से लड़ने को हाजिर। मुहाफिज हमारा न जाने कहाँ है, वो जुल्मत की कुव्वत से लड़ने को हाजिर। मुहाफिज हमारा न जाने कहाँ है। यहाँ कब से ही एक मौसम रवां है, खिज़ा थी खिज़ा है, खिज़ा थी खिज़ा है। छोटी सी आप कविता देख लें कि इसका शीर्षक है फुर्सत में दिया हुआ जवाब। कोई जो राह चलते मुझसे यूं ही पूछता है, कोई जो राह चलते मुझसे यूं ही पूछता है, तुम्हारे पाँव में आखिर कोई दिक्कत है क्या। कोई जो राह चलते मुझसे यूं ही पूछता है, तुम्हारे पाँव में आखिर कोई दिक्कत है क्या। तो मैं उस वक्त कुछ भी कह नहीं पाता, बस जरा सा मुस्कुरा देता हूँ ये सोचकर कि किसी दिन फुर्सत में जवाब दूंगा। बस जरा सा मुस्कुरा देता हूँ ये सोचकर कि किसी दिन फुर्सत में जवाब दूंगा। पर दिन गुजरते जाते हैं और फुर्सत नहीं मिलती, पर दिन गुजरते जाते हैं और फुर्सत नहीं मिलती। फुर्सत मिले तो बताओ मुझे पाँव में नहीं इस सवाल से दिक्कत है। फुर्सत मिले तो बताओ मुझे पाँव में नहीं इस सवाल से दिक्कत है। वो सवाल जो मेरे पूरे अस्तित्व को अदृश्य बना देता है, वो सवाल जो मेरे पूरे अस्तित्व को अदृश्य बना देता है। कुछ इस तरह कि आपके सामने होते हुए भी मैं आपको नजर नहीं आता। वो सवाल जो न चाहते हुए भी मेरा वजूद बन जाता है और मैं जब तक उसका जवाब न दूं अपना अस्तित्व साबित नहीं कर सकता। मैं जब तक उसका जवाब न दूं अपना अस्तित्व साबित नहीं कर सकता। जैसे कि मेरे होने न होने का सार बस एक सवाल से जुड़ा हो, जैसे कि मेरे होने न होने का सार बस एक सवाल से जुड़ा हो। और भी कई सवाल थे जो पूछे जा सकते थे, और भी कई सवाल थे जो पूछे जा सकते थे लेकिन पूछे नहीं गए। और भी कई सवाल थे जो पूछे जा सकते थे लेकिन पूछे नहीं गए। लब तक आते आते मुकर गए शायद। मैं भी नए नए जवाब सोचता रहता हूँ, मैं भी नए नए जवाब सोचता रहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि एक रोज कोई मिलेगा जिसके लब से कोई और सवाल फूटेगा और मुझको लाजवाब कर देगा। मैं भी नए नए जवाब सोचता रहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि एक रोज कोई मिलेगा जिसके लब से कोई और सवाल फूटेगा और मुझको लाजवाब कर देगा। इसी तखय्युल की रोशनी में जी रहा हूँ, तखय्युल यानी इमेजिनेशन, इसी तखय्युल की रोशनी में जी रहा हूँ कि इस ख्वाब की ताबीर हो जाए,
इस ख्वाब को जिंदा रखने की खातिर जरा सी उम्मीद मैंने अपने दिल के कोनों में छुपा ली है। इस ख्वाब को जिंदा रखने की खातिर जरा सी उम्मीद मैंने अपने दिल के कोनों में छुपा ली है। हो सकता है अगली बार जब हम मिलें, हो सकता है अगली बार जब हम मिलें तो मेरी मुस्कुराहट में आपको ये उम्मीद नजर आ जाए, मेरी मुस्कुराहट में आपको ये उम्मीद नजर आ जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब विराट जी, बहुत खूब विराट, बहुत खूब। आपके ख्वाब की ताबीर जरूर होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब विराट। मुस्कुराहटों ने लबों को बंद रख के भी कई राज खोले, मुस्कुराहटों से सवाल मत कीजिए, उन्होंने कई जवाब बोले। मुस्कुराहट जो है वो सबसे बड़ा सवाल भी होती है और सबसे बड़ा जवाब भी होती है। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर आपने शायरी भी सुनाई और कविता भी सुनाई। आपने अपने दोनों रूप यहाँ पे दिखाया विराट, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और मैं इस कड़ी को और आगे लेके जाता हूँ और अपने कवि को, अगले कवि को बुलाने से पहले युवा कवियों की और जो नए कवि हैं उनकी जो ताकत है, उनकी जो कुव्वत है, उस पर 4 लाइन आप लोगों से साझा करता हूँ कि कभी होते हैं नीलाम अपनी ही कहानियों में, कभी होते हैं नीलाम अपनी ही कहानियों में, तो कभी पूरी जिंदगी का हिसाब लाते हैं। युवा कभी थोड़ा ही लिखते हैं और कभी पूरी किताब लाते हैं। क्या किताबों का इंतजार है। बात को ये है युवाओं का जो कैनवास है वो इतना बड़ा हो चला है। मैं अब बिल्कुल विलंब किए बिना अपने अगले कवि को बुलाता हूँ। हमारे अगले कवि हैं सिडनी से ही मणित भास्कर। मणित पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत हैं, परंतु इनका रुझान मंच, कैमरा और कलम की ओर थोड़ा अधिक है। बिहार में जन्मे मणित वर्तमान में सिडनी में कार्यरत है। इन्होंने अपनी कविताएं कई मंचों पर पढ़ी है और इनका प्रवाह मैंने देखा है, काफी प्रवाह से पढ़ते हैं। मैं मणित आपको इस मंच पर बुलाता हूँ, स्वागत है आपका, परिचय कराइए अपनी कविताओं से हमारा। शुक्रिया मृणाल भाई, आपको आपके बड़े मधुर संचालन के लिए सबसे पहले तो आभार, और रेखा जी को आभार चाहिए फिर से ये अवसर प्रदान करने के लिए। और बहुत जल्दी अपने कविता की तरफ आगे बढ़ते हुए नरेश जी और पद्मेश जी को प्रणाम करते हुए सारे वरिष्ठ कवियों के साथ, जैसा पद्मेश जी ने कहा कि कवि की उम्र नहीं होती और हम सब युवा हैं क्योंकि हमारे सृजन का वक्त अभी चल रहा है, तो मैं खुद को युवा मानते हुए ये कविता पढ़ता हूँ। लेकिन ये जो कविता है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो युवा नहीं है, क्योंकि वो उस कविता की उम्र शायद मुझसे भी ज्यादा है। अचंभित होने का कोई कारण है, बट ये क्या है कि ये जो कविता है ये हास्य और व्यंग के खाद से जन्मा एक वृक्ष है, जिसकी नींव मेरे पिताजी ने शायद मेरे जन्म से पहले डाली थी। और आज क्योंकि मेरे पिताजी भी इस सेशन में, इस जूम सेशन में हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके इस कविता को एक नया रूप देके उनको ही समर्पित किया जाए यहाँ पे। तो ये हास्य और व्यंग से एक थोड़ा सा सराबोर ये कविता है, किसी को बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और ये कुछ इस कदर है कि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो है। आज मैं दूंगा आप सबको ज्ञान, डेमोक्रेसी के हर सवाल का फूल प्रूफ समाधान। हो कोई परेशानी तकलीफ में हो जाने, ना पावर काम आए पैसा बेकार जाए, तो एक ऐसा साथी तू दिया तो वो बाती, जो मंसूबों को मेरे पर दे, पर मतलब विंग, जो मंसूबों को मेरे पर दे पर देश को कर दे लाइट। बेस्ट फ्रेंड अपन का यारो वो तो है स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और भारत बंद। तो हुई सुबह देखा पेपर, दिल डर से गिरा धड़ाम, कैसे कहूं अखबार आज है हड़तालों के नाम। पहला समाचार राजनेताओं का हड़ताल, मतलब कि देश बंद। आरक्षण के नाम किया है देश बंद ये सारा, ले गांधी की लाठी देखो दे दनादन मारा। कैसे बच्चे कैसे रोगी भाड़ में जाए सारे, अपना उल्लू सीधा करना बस मकसद हमारे। They gave it a damn, people like it or dislike, बेस्ट फ्रेंड अपन का यारो नेता बोले स्ट्राइक। दूसरा समाचार, शिक्षकों का हड़ताल, दावा हड़ताल पूर्णतः सफल। छात्र जाए भाड़ में, पहले देखे सरकार में कितना है बल।
सरकार इनकी मांग न काटने को अटल। स्टूडेंट्स की है किसको चिंता, करते अपना फ्यूचर ब्राइट, बेस्ट फ्रेंड अपन का यारो, टीचर्स बोले स्ट्राइक। तीसरा समाचार, डॉक्टरों की हड़ताल से चिकित्सा व्यवस्था चरमराई, इलाज के इंतजार में न जाने कितने मरीजों की शामत आई। आला थर्मोमीटर छोड़ डॉक्टर्स ने बैनर्स और पोस्टर्स उठाया, दवाइयों और ऑपरेशंस की जगह धरने पे समोसे और कोक से सामंजस्य बैठाया। लोगों की बैंड बजा के डॉक्टर मांगे पे हाइक, बेस्ट फ्रेंड अपन का यारो, डॉक्टर्स बोले स्ट्राइक। चौथा समाचार, हुई जंग सरकार से जब तो छात्र सड़क पे आए, राजनीति के भंवर फंसे ये देश को आग लगाए। पहले कॉलेज बंद किया फिर शहर को जड़ दिया ताला, दुनिया में यूं देश की अस्मत को रंग दिया काला। बुक छोड़ के नारे लग रहे, हाथों में है माइक, बेस्ट फ्रेंड अपन का यारो, स्टूडेंट्स बोले स्ट्राइक। पांचवा समाचार, ये आखिरी समाचार है आपके अखबार का, कि किसानों का आंदोलन, दावा देश कर देंगे बंद, जो सरकार ने उनकी शर्तें मानने का नहीं बनाया मन। आंदोलन के पर्दे तले उपद्रवियों ने लाल किले पर कर दी चढ़ाई, सरकार वार्ते को तो तैयार मगर मांगे ना मानने के हक पे आई। अब भूल देश की अस्मत, अब फॉरेन से मांगे लायक, बेस्ट फ्रेंड अपन का यारो, फार्मर्स बोले स्ट्राइक। कभी छुप से कभी हंगामों से, अल्लाह के तो कभी रामों के, लट चले शीशे टूटे, टायर में आग लगाए, नेता आगे बढ़े चले हम पीछे लाते खाए। खुद का घर कब तक जलाओगे, अपनों को मार क्या ही पाओगे। माना माना तेरा हक है अनशन, जोड़ लगा के करो प्रदर्शन, पर गांधी को भूल न जाना, सत्य अहिंसा यही ठिकाना। और अब इस काव्य पाठ का अंत करते हुए दो आखिरी पंक्तियां कहूंगा कि हड़तालों से हर तालों की, हड़तालों से हर तालों की चाबी मिल जाए, दिस इज नॉट राइट, बेस्ट फ्रेंड देश का यारो, डेफिनेटली नॉट अ स्ट्राइक। बस इसी के साथ अपनी अपनी काव्य पाठ समाप्त करता हूँ। आशा है कि सबको अच्छी लगी हो, किसी का दिल दुखा हो तो क्षमा प्रार्थना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।